हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी का। जो सेकंड लेक्चर होने वाला है, जो सेकंड चैप्टर होने वाला है, वो आपका होने वाला है बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। आपने ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन तो पढ़ ही लिया है, तो थोड़ा सा मैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जो प्लांट होते हैं क्या वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्या प्लांट भी जो है आपका वही से हम प्रोसेस करते हैं जो ह्यूमन बीइंग करते हैं या कोई भी एनिमल करता है। ये चीज भी हम देखेंगे। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, या कौन कौन सी वहाँ पे स्टेप्स फॉलो होती हैं, इस चीज को भी हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बच्चों, ये जो प्लांट जो रेस्पिरेशन है ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल रेस्पिरेशन है। इसको आप बहुत इजीली समझिएगा, बहुत स्लो स्लो समझेंगे। आपको एक एक चीज समझा के चलूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है बिल्कुल एकदम बने रहना है एट द लास्ट मोमेंट तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो कोट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से द आई एम पॉसिबल। ठीक है, क्या बोल रहा है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज जो है बच्चों दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी परेशान हुए। आप इजी गोइंगली अगर आप अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करोगे, होनेस्टी के साथ करोगे, टाइम टू टाइम करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आप डेली अपने आप से ये कहिएगा कि आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, तो आप एक दिन जरूर डॉक्टर बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, आपका सपना 2025 में जरूर पूरा होगा, ये मेरा आपके साथ वादा है सब। ठीक है, चलिए बच्चों हम बात करते हैं आज रेस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर 1 आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं वो आज होंगे बच्चों। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन, इस चीज को हम लोग जानेंगे। दूसरा हम लोग देखने वाले बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन। डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट भी ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का कुछ पार्ट आज कवर करेंगे। जब पॉसिबल होगा कि पूरा खत्म कर दे, नहीं हो पाया तो कल के लेक्चर में भी हम लोग ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज की बात करेंगे बच्चों, आज का जो लेक्चर शुरुआत हो रहा है वो होगा, हम लोग देखेंगे सबसे पहले रेस्पिरेशन से। ठीक है, रेस्पिरेशन से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन को देखेंगे बच्चों। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जनरली आप सब ये कहेंगे कि सर रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। जनरली आप सब लोग ये कहेंगे, स्पेशली 11th वाले, कि जनरली रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन का मतलब जब सांस लेना होता है तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर उसका मतलब ही सांस लेना होता है। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? एक जो हिंदी वर्ड है सांस लेना, मतलब कि श्वास जो वर्ड है उसके लिए अलग अलग टर्म की यूज की गई है। इसका मेरे आपके पास कोई जवाब है? तो बच्चों इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज बात करते हैं बच्चों, आप सभी लोगों ने क्लास 10 के अंदर डाइजेशन चैप्टर जरूर पढ़ा है, राइट? डाइजेशन जरूर पढ़ा है। अभी मैं ह्यूमन के केस की बात कर रहा हूँ, प्लांट केस पे भी आऊंगा। ठीक है, ह्यूमन के केस की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फूड कंज्यूम करते हैं, फूड लेते हैं बाहर से। फूड को क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है। हम लोग फूड खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? हमने जो फूड खाया है, हमने जो क्या किया खाया है, फूड खाया है, उस फूड का ब्रेकडाउन होगा हमारी बॉडी के अंदर। जो उस फूड के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उन सबका ऑक्सीडेशन होगा। उन सबके अंदर जो ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे जो एनर्जी मिलेगी, उससे उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, जितने भी जो फंक्शंस हैं, जो भी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, उस सिस्टम को रन करवाया जाएगा। तब जाकर हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, काम करती है। तब जाकर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। मतलब कि फूड के ब्रेकडाउन से, फूड के ब्रेकडाउन से क्या किया जा रहा है, फूड के ब्रेकडाउन से, फूड के ऑक्सीडेशन से, जो फूड के अंदर जो प्रेजेंट कार्बन कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। उनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकल रही है, उस एनर्जी से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को रन कर रहे हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हमारा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब सिस्टम को रन कर रहे हैं।
तो ये सिस्टम कैसे रन हो रहा है, जब फूड आप तोड़ रहे हैं उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, किसकी फॉर्म में निकल रही है एनर्जी बच्चों, एटीपी की फॉर्म में निकल रही है। हमारी बॉडी जो है वो बचपन से और आपके सीनेसेंस फेज तक जो ग्रोथ फेज होता है, फिर फेज में क्या करती है बच्चों, ग्रो करती रहती है। मतलब कि आपका ग्रोथ फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी, आपका सारे सिस्टम रन करते हैं। तो हर एक सिस्टम को रन करने के लिए हर एक फेज में जो है बच्चों आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो जो ये एनर्जी मिल रही है, ये मिल रही है किस कारण से, रेस्पिरेशन के कारण से। किस कारण से मिल रही है, रेस्पिरेशन के कारण से। जो फूड हम खा रहे हैं उस फूड के अंदर काफी सारे विटामिन से, मिनरल से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट है, ठीक है। ये जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इन सबको कहाँ भेजा जा रहा है, सेल के अंदर भेजा जा रहा है। सेल के अंदर भेजने पर इन सब का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। स्पेशली किसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा होगा। और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से आपको आपकी बॉडी क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेशन कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं ब्रीदिंग के बारे में, तो ब्रीदिंग क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। हम लोग एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। हम लोग क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं उस फूड को HCl के द्वारा बर्न किया जाता है। किसके द्वारा बर्न किया जाएगा, HCl के द्वारा बर्न किया जाता है। उस फूड से HCl जब बर्न करता है तो कुछ गैसेस रिलीज करता है, जैसे मान लीजिए CO2 रिलीज करता है। वो CO2 जो होती है हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होकर आपके कहाँ तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। और लंग्स तक जब पहुंचेगी तो लंग्स तक पहुंचने के बाद उसको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन करने के लिए दो बेसिकली चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला आपका फूड और दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो दो चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको दोनों चीजों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन के अंदर फूड के टूटने पर, फूड के टूटने पर मतलब कि फूड का टूटना मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के टूटने पर जो एनर्जी निकल रही है एटीपी की फॉर्म में, उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। एंड फूड के ब्रेकडाउन के दौरान जो गैसेस रिलीज हो रही है बॉडी के अंदर, उसका क्या किया जा रहा है, उस वेस्टफुल गैस को, जो हार्मफुल गैस है, उसको बाहर रिलीज किया जा रहा है। और एक गुड गैस या फिर बात करते हैं जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायर्ड गैस है उसको अंदर लिया जा रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज कॉल्ड द, आपका क्या कहलाता है बच्चों, ये ब्रीदिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ये तो बात कर ली मैंने आपसे किसको लेकर बच्चों, एनिमल्स को लेकर। प्लांट्स को लेकर बात करते हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा बच्चों वो था बच्चों प्लांट का, प्लांट का क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या था बच्चों, प्लांट का डाइजेस्टिव सिस्टम था। प्लांट उस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। फूड बना रहा है तो फूड के दौरान हमने इक्वेशन लिखी थी। क्या इक्वेशन लिखी थी बच्चों, फूड के दौरान हमने इक्वेशन लिखी थी 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन रहा है बच्चों, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपकी बॉडी के अंदर, मतलब कि प्लांट की बॉडी के अंदर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, जब आपका हवा और पानी साथ के साथ सनलाइट, मतलब कि तीन चीजें आपस में एक साथ मिल रही है। कहाँ मिल रही है, क्लोरोफिल के अंदर। किसके अंदर, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट। इस क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, इसके वजह से क्या हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात किसकी, फोटोसिंथेसिस की। किसकी बात हो रही है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की। यदि मैं आपसे बोलूं रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, रेस्पिरेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फूड को तोड़ते हैं। फूड क्या करेगा, इसके अंदर टूटेगा। ये बात हो गया किसका, फोटोसिंथेसिस का। किसकी बात हो गई बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के केस में क्या हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस ये जो प्रोसेस फूड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक प्रकार का एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। कौन इसका आंसर मुझे दीजिएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब क्या होगा बच्चों, अब देखिएगा, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं। रेस्पिरेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे बच्चों, रेस्पिरेशन। अब आपको जो बात मैंने आपको
समझाई थी वो बात आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी। देखिएगा कैसे आप समझ में आती है। C6H12O6 प्लस 6O2, क्या 6O2, C6H12O6 प्लस 6O2 का क्या करता हूं मैं, ब्रेक डाउन करता हूं। इसके ब्रेकडाउन से मेरे पास क्या रिलीज हो रही है बच्चों, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके ब्रेकडाउन से कौन रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके अंदर एनर्जी खर्च होगी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट जिसने एनर्जी ली है उसका ब्रेकडाउन होगा। जब ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन के दौरान क्या रिलीज होता है बच्चों, एनर्जी रिलीज होता है। तो मेरे पास जैसे ही ये टूटेगा तो इसके टूटने पर जो मेरे पास कंपाउंड आएगा निकल के, वो क्या आएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP प्लस ATP प्लस ATP। तो ये का जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है 36H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, जो मैं आपको बोल रहा था, मतलब कि रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है बच्चों, फूड का ब्रेकडाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनर्जी निकलती है, CO2 बाहर निकलेगी, वाटर निकलेगा, साथ के साथ कौन निकलता है बच्चों, ATP निकलता है। क्या मैंने आपको यही बात अभी समझाई थी थोड़ी देर पहले कि हमारी बॉडी के लिए दोनों प्रोसेस रिक्वायरमेंट है, दोनों प्रोसेस का काम सेम है, लेकिन दोनों प्रोसेस एक दूसरे को चलाने में हेल्प कर रही हैं। ना तो ब्रीदिंग के बिना रेस्पिरेशन हो सकता है, ना ही रेस्पिरेशन के बिना ब्रीदिंग पॉसिबल है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों ये चीज। तो ये बात आपको क्लियर एकदम हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आगे की। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप चीज समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये है आपका फूड, ठीक है, ये है आपका क्या, ऑक्सीजन, मतलब कि ये ऑक्सीजन है। फूड किसकी प्रेजेंस में है, फूड की प्रेजेंस में है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, फूड जो है ग्लूकोज की प्रेजेंस में है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में आपको क्या समझ में आ गया बच्चों, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे, रेस्पिरेशन की बात करता हूं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कार्बन कार्बन के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसके अंदर, सेल के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है उनका क्या होना, ऑक्सीडेशन की मदद से ब्रेक डाउन होना, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या मैं बोलूंगा कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, फेट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड का, किसका, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड का थ्रू ऑक्सीडेशन, किसकी मदद से बच्चों, थ्रू ऑक्सीडेशन क्या होना, ब्रेक डाउन होना, दिस इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है ये आपका, रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, complex compound within a cell through oxidation by the help of a considerable amount of a considerable amount of energy released in form of ATP. This process is called
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, दो बार लिख दिया क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना इसके अंदर, सेल के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। किसकी फॉर्म में हो रही है? एटीपी की फॉर्म में हो रही है। और इस प्रोसेस के बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बात अब क्लियर? सर क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगर आगे बात करें इसके बाद, चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कह रही है आपकी, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। ठीक है, बट वाई इज ब्रीदिंग सो असेंशियल टू लाइफ? क्यों ब्रीदिंग असेंशियल है? किसके लिए? लाइफ के लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? क्या होता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं? ऑल्सो डू ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग? क्या सभी ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करते हैं? इंक्लूडिंग, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो मतलब वो एनिमल्स हो। ठीक है, क्या वो ब्रीथ करते हैं? इफ सो, यदि करते हैं तो कैसे करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नीड एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी, किसके लिए? अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को रन करवाने के लिए। चाहे फिर वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे फिर वो क्या हो बच्चों? एब्जॉर्प्शन हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फिर वो क्या हो बच्चों? मूवमेंट हो। ठीक है, चाहे फिर हम क्या कर रहे होंगे? रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, और इवन ब्रीदिंग करवाने के लिए भी हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया चीज? तो क्या बोल रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको, उन सभी को किसकी नीड है बच्चों? एनर्जी की नीड है, उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटी करवाने के लिए। चाहे फिर वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फिर वो मूवमेंट हो, चाहे फिर वो लोकोमोशन हो, चाहे वो हमारा पूरा होल सिस्टम रन करने वाला हो। ठीक है, चाहे फिर वो रिप्रोडक्शन हो, उसके अंदर इवन ब्रीदिंग के अंदर भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनसीईआरटी सवाल कर रही है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या पूछ रही है? ये पूछ रही है कि एनर्जी आती कहां से है। ठीक है, इसका भी आंसर, इसका भी क्वेश्चन जो है जायज है कि एनर्जी आती कहां से। इसका आंसर भी खुद देगा, देखना भी क्या बोल रहा है। वी नो वी ईट फूड, हम जानते हैं कि हम खाना खाते हैं। हम क्या खाते हैं बच्चों? खाना खाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं घास फूस खाता हो? नहीं खाते हैं सर, मजाक मत करो। ठीक है, वी ईट फूड फॉर एनर्जी। ठीक है, वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हम क्या करते हैं? हम फूड को लेते हैं फॉर एनर्जी। बट हाउ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, लेकिन ये जो एनर्जी है ये फूड से कैसे मिलती है? हाउ इज द एनर्जी यूटिलाइज? अरे तो सवाल पे सवाल किया जा रहा है भैया आपका। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज? ये एनर्जी किस तरीके से यूटिलाइज होती है? डू ऑल फूड गिव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या फूड जो है, सारे के सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। डू प्लांट ईट? बस कर भाई, सब बच्चे परेशान हो जाएंगे तेरे इन क्वेश्चनों से। क्या प्लांट भी खाना खाते हैं? वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी? प्लांट को एनर्जी कहां से मिलती है? वाह, प्लांट की एनर्जी कहां से मिलती है? एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खाना खाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? देखो कितने सारे सवाल पूछ लिए। सवाल क्या पूछा? एनर्जी आती कहां से है। ठीक है, तुम तो पूछोगे नहीं क्योंकि तुम तो दिमाग लगाते नहीं हो। ठीक है, तो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी, तो ये बोल रहा है कि मैं ही पूछ लेता हूं तुमसे क्वेश्चन, तो इसने पूछ डाले। पूछ, देखो क्या क्या पूछ रहा है कि ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम, एनर्जी कहां से आ रही है। ठीक है, वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन खाने से एनर्जी कैसे मिलती है? वाह, ठीक है, सवाल जेन्युइन है इसके। उसके बाद एनर्जी क्या, हम कैसे एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं? ठीक है, क्या सारे फूड, जितने फूड आप खाते हो, जैसे कि जंक फूड खा रहे हो तो जंक फूड से भी एनर्जी मिलेगा आपको सेम अमाउंट में? ठीक है, क्या सारे के फूड, सारे जितने फूड है वो क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? क्या प्लांट भी खाना खाते हैं? जिंदा होंगे तो खाएंगे, नहीं तो कहां से खाएंगे? वेयर डज प्लांट गेट एनर्जी? ठीक है, प्लांट एनर्जी कहां से लेते हैं? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी लेते हैं, उनको भी क्या फूड कंज्यूम करने के लिए, फूड को खाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात कौन कर रहा है? आपका एनसीईआरटी कह रहा है। ठीक है, ये जवाब दे इन सब चीजों का, अब यही जवाब देगा। यू हैव अंडर टू सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव, आप सारे क्वेश्चंस देखकर आश्चर्यचकित बिल्कुल हुए हैं, बच्चे डर गए भाई तेरे से।
दे में सीम टू वेरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ये हमको कैसा फील करवा रहा है, बहुत ही ऑकवर्ड सा डिस्कनेक्टेड फील करवा रहा है कि क्या बकवास चैप्टर लेके आए हैं सर आज। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस टू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। देखो मैंने आपको जो बात बताई थी वो बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, इज वेरी मच कनेक्टेड, वो हमको बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। किसके लिए? फूड से एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन। अब देखते हैं कि ट्राई करते हैं, समझते हैं किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। चलिए समझ लेते हैं। All the energy required for the life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food। ठीक है, अब जो फूड बना हुआ है बच्चों, वो किसका बना हुआ है? कार्बन कंपाउंड का बना हुआ है। कार्बन कंपाउंड के अंदर, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर कार्बन कंपाउंड है, उन कार्बन कंपाउंड के अंदर आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, उससे भी ज्यादा बॉन्ड वाले जो भी कार्बन कंपाउंड है, उसको तोड़ने के लिए आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और इतनी अगर वो कार्बन कार्बन बॉन्ड में ही एनर्जी खर्च करता चला जाएगा तो फिर आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे देगा? इसलिए बॉडी क्या करती है? कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ती है। किसको तोड़ेगी? कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ती है। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ने पर किसकी मदद से तोड़ रही है बच्चों? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन की मदद से जोड़ेगी, मतलब कि ऑक्सीजन का यूज करके उसको तोड़ा जाएगा। जैसे तोड़ेगी उससे क्या निकलेगा? एनर्जी रिलीज होगा और उस एनर्जी को किया जाएगा, आपकी बॉडी को दिया जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है लाइफ प्रोसेस के लिए, वो ऑब्टेन्ड होता है किसके द्वारा बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल। ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फूड। ओनली ग्रीन प्लांट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों अर्थ पर दो ही लोग ऐसे हैं, मतलब अर्थ पर जो है सिर्फ और सिर्फ या तो आपका ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसके अलावा अर्थ पर खाना कोई और नहीं बना सकता। मतलब कि साइनोबैक्टीरिया हो गए या फिर ग्रीन प्लांट्स हो गए, यही दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पर अपना खाना बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उनको, वो सबके सब किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? सबके सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बात आगे बोलता है ये कि ओनली ग्रीन प्लांट्स, केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। दे ट्रैप लाइट एनर्जी, ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, और इसको स्टोर करते हैं किसके अंदर? बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए साफ साफ आ गया लिखा हुआ, किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और स्टार्च की फॉर्म है। मतलब कि मेनली ये तीन होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्म में करेगा। वी मस्ट रिमेंबर, हमको ये भी याद होना चाहिए, that in green plants too, not all cells, ग्रीन प्लांट्स भी और ना ही और सेल्स, टिश्यू। मतलब कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी भी एनर्जी जो रिलीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर रिलीज होगी। वो ऐसा नहीं कि टिश्यू के अंदर रिलीज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि ऑर्गन के अंदर रिलीज हो जाएगी, ऐसा नहीं ऑर्गन सिस्टम के अंदर रिलीज हो जाएगी। उसका रिलीज होने का एक ही लोकेशन है, वो है बच्चों ओनली ऑन सेल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वी मस्ट रिमेंबर, हमको ये ध्यान रखना चाहिए, दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू, ग्रीन प्लांट्स भी, नॉट ऑल सेल्स, सारी की सारी सेल्स भी, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, फोटोसिंथेसिस ओनली कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओनली सेल्स किसके अंदर होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की सेल्स के अंदर होता है। दैट आर द मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर carry out the photosynthesis. Hence, even in green plants, all other organ, tissue and cells that are not green need for oxidation. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो प्लांट के अंदर भी वो सेल्स जो कि कैसी है? नॉन ग्रीन है, जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उनको भी क्या करना पड़ता है? उनको भी ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। किसका? कार्बन कंपाउंड्स का। किसका करना पड़ेगा? कार्बन कंपाउंड्स का। Hence, फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड, इसलिए जो होता है फूड को ट्रांसलोकेट किया जाता है
वहां तक जहां पर खाना फूड नहीं बन पा रहा है। तो फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करके या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। दे ऑब्टेन देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स, या फिर मतलब एनिमल्स जो है वो कार्निवोर भी तो होते हैं, ओमनिवोर। ठीक है, हर्बीवोर होंगे या फिर इनडायरेक्टली कैसे होंगे बच्चों? कार्निवोर होते हैं। राइट। फिर बोल रहा है बच्चों आपके सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट्स लाइक फंगाई, ठीक है, आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। ठीक है। What is the important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process come for the photosynthesis। क्या बोल रहा है? क्या इंपोर्टेंस है इस बात को पहचानने की कि अल्टीमेटली जितना भी फूड दैट इज रेस्पायर्ड, जिसको रेस्पायर्ड किया जाता है लाइफ प्रोसेस के लिए, जो कि आता है किससे? फोटोसिंथेसिस से। ये चैप्टर जो होता है बताता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर रन कर रहा है, उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? ब्रेकडाउन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग। और क्या करते हैं बच्चों? एंड ट्रैप करेंगे इस एनर्जी को फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में बच्चों? एटीपी की फॉर्म में। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए, ठीक है, इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हो कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको ट्रैप भी किया जाता है। ठीक है। दिस एनर्जी ट्रैप एंड फॉर्म्स एटीपी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि ये एनर्जी जो होती है बच्चों, इस एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा। ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है एंड दिस एनर्जी ट्रैप, इसको मैं लिख ही देता हूँ। चलो यहाँ पर इसको मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ये लो लिख दिया आपके लिए। एनर्जी रिलीज एंड ट्रैप दिस एनर्जी in and trap this energy to make ATP, to make ATP। ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है वो? रेस्पिरेशन कहलाता है। अब सर एक बात बताओ, एक बार बताओ सर आप, क्या हम इस जो हमने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तोड़े हैं, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स को तोड़ा है, इसको क्या हम एक साथ तोड़ते हैं? क्या हम इसको धीरे धीरे तोड़ते हैं? कैसे इसको तोड़ा जाएगा? अगर बच्चों आप किसी भी चीज को ब्रेक करते हो या किसी भी चीज का मतलब आप एक साथ, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, आप जैसे कि वोल्केनो की बात करते हैं, वोल्केनो के अंदर क्या होता है, या फिर किसी भी चीज की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं किसकी बात करें? विस्फोट जो बम वगैरह होता है, कैसे भी मान लो आप, मतलब मान सकते हो। यदि इनके अंदर एनर्जी, या फटाका मानते हैं, पटाखे के अंदर क्या होता है बच्चों? जो फटाका होता है आपका, क्रैकर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है आपके पास? अगर बात करें इसके पास, देखो अगर किसी भी चीज को आप तोड़ा जाता है, किसी भी चीज को क्या करेंगे? तोड़ते हैं आप, उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो यदि एक साथ रिलीज हो जाती है, कैसे रिलीज हो जाएगी? एक साथ रिलीज हो जाएगी। तो उस जगह पर क्या जनरेट होता है बच्चों? हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा। ठीक है। अगर हीट जनरेट होगा तो क्या होगा? आग लग जाएगी। ठीक है, यही होगा जब एक साथ एनर्जी रिलीज होती है। जब एक साथ क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है। तो एक साथ रिलीज होने पर, एक साथ रिलीज होने वाली एनर्जी जो होती है बच्चों, किसको प्रोड्यूस करती है? हीट को प्रोड्यूस करती है। लेकिन हमको क्या करना है? हीट को प्रोड्यूस नहीं करना है, हमको स्टेप्स चलवानी है। हमको क्या करना है? एनर्जी को यूज करना है, एनर्जी का यूटिलाइज करना है। इसलिए हम जो एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं उसको स्टेप वाइज स्लो प्रोसेस की मदद से रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो? जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो वेस्ट ना हो, उससे हीट का कन्वर्जन ना हो, वो एनर्जी हमारे काम में आ जाए। और इस एनर्जी को स्लो रिलीज करवाने के लिए एंजाइमेटिक रिएक्शंस इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनके ब्रेकडाउन से
जो एनर्जी रिलीज होती है, यदि ये एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाए बच्चों, तो ये एनर्जी रिलीज होकर क्या बनाती है, एक साथ रिलीज होने पर हीट का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? हीट का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर बात करें बच्चों, इस एनर्जी को हम लोग एक साथ रिलीज ना करवाकर धीरे धीरे रिलीज करवाते हैं, ताकि क्या हो सके, ताकि हम लोग इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग होनी है, जो सिस्टम चलवाना है, जितना भी प्रोसेस हम लोग दिन भर में करते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं, उसको चलवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी को धीरे धीरे यूज करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि हम हमारी बॉडी के अंदर चल रही फंक्शनिंग्स को चला सके। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जितनी भी एनर्जी यहाँ से निकल रही है वो सब कैसे रिलीज होती है बच्चों, धीरे धीरे रिलीज होती है, स्लो प्रोसेस से रिलीज होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं, रेस्पिरेशन तक समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों, ये कहां पे चलता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में चलता है। कहां चलेगा? फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में चलेगा। इन द यूकेरियोट्स, कहां चलेगा बच्चों? यूकेरियोट्स में चलेगा। वेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, जहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पे चलता है, एनर्जी का फॉर्मेशन कहां पे होता है बच्चों, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। आल्सो ओनली इन यूकेरियोट्स, ये सिर्फ और सिर्फ कहां देखने मिलता है आपको, यूकेरियोट्स के अंदर देखने मिलता है। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो ब्रेकिंग होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, ठीक है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो ब्रेकिंग हो रहा है थ्रू ऑक्सीडेशन, किसकी मदद से, ऑक्सीडेशन मदद से विद इन द सेल, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि क्या करता है बच्चों, रिलीज करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है ये? रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या आपको मेरी यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी है? आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बच्चों जो एटीपी होता है, इस एटीपी का यूज हम लोग कब करते हैं? इस एटीपी का यूज हम तभी करते हैं बच्चों जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एटीपी को आपका करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, एटीपी इज आल्सो नोन एज करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, आपका पैसा, अरे पैसा, पैसा कब खर्च करते हो तुम? पैसा तभी खर्च करते हो ना जब तुमको रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसे को क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हो। तो एटीपी भी सेम ऐसी ही होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको आप पढ़ोगे, इसको आप कब पढ़ोगे? जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ोगे। ठीक है, तो एटीपी जो है इसको करेंसी ऑफ द करेंसी, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है, मतलब ये एटीपी कहलाता है। अब बच्चों एक टर्म आती है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं ये बताइए सर। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चलिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो होते हैं, रेस्पिरेटरी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीडेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, दोज ऐसे और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर मैक्रोमोलिक्यूल जिनका क्या किया जाता हो, ऑक्सीडेशन किया जाता हो, विच
are used for respiration or release energy by the oxidation. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है आपका, वो कहलाएगा आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब सर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि बात करते हैं आपका, सबसे पहले आता है नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपके? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। दूसरा आता है बच्चों आपका फैट। फैट भी आपका क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तीसरा आता है बच्चों आपका प्रोटीन्स। तीसरा आता है आपका प्रोटीन्स। और फोर्थ आएगा आपकी कुछ एसिड, जैसे की बात करते हैं मैलिक एसिड। फोर्थ क्या आएगा आपका? मैलिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है उसमें से मैलिक एसिड जो आएगा, मैलिक एसिड। मेनली जो होता है बच्चों, मेनली हम लोग ऑक्सीडेशन किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो मेन जो है आपका वो कौन है? मेन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कौन है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हो आप? मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करते हो। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है बॉडी के अंदर तो उस टाइम पे कौन टूटता है? फिर फैट टूटेगा। ठीक है, यदि फैट की भी कमी है तो फैट के बाद कौन टूटता है? प्रोटीन टूटता है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले आपका टूटेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद टूटेगा फैट, और फैट के बाद टूटता है प्रोटीन। आपने देखा होगा कि जो लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना नहीं खा रहे तो उनकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। तो उनकी बॉडी के अंदर जो वो फूड खाते हैं, बच्चों, वो फूड स्टोर होता है। वो फूड क्या होगा? स्टोर होगा। वो फूड स्टोर होगा तो सबसे पहले जो फूड स्टोर हुआ है उसको तोड़ा जाएगा। डेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यदि प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ऐसा होता है कि 2 दिन, 1 से 2 दिन, 3 दिन मान लो, आपका कार्बोहाइड्रेट टूटने में लगता है, टूट गया। फिर टूटने के बाद आपका कौन टूटता है बच्चों? फैट टूटना स्टार्ट होता है। फैट क्या होगा आपका? फैट टूटना स्टार्ट होगा, फैट की बर्निंग स्टार्ट होगी। फैट जैसे ही टूट जाएगा, फैट पूरी तरीके से टूट गया। अब फैट टूटने के बाद कौन बचता है बच्चों? प्रोटीन बचेगा। ठीक है, तो लास्ट में किसको तोड़ा जाता है? प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, देन फिर प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प होती है। मतलब कि सबसे पहला जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर यहां तक? चलिए, अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी, अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो आप देखिए आपका जो रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन कैसा पाथवे? आपका एम्फीबोलिक पाथवे है। रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों, रेस्पिरेशन आपका एम्फीबोलिक पाथवे है। रेस्पिरेशन आपका कैसा पाथवे है? एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे है। कैसा पाथवे बच्चों? ये एम्फीबोलिक पाथवे है। अब एम्फी वर्ड जहां पर आ जाए, दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं दो चीजें इन्वॉल्व है। जैसे की बात करते हैं, ये जो है एनाबोलिक भी होता है और ये जो होता है कैटाबोलिक भी होता है। ये एनाबोलिक भी होगा और ये कैसा होगा बच्चों? कैटाबोलिक होगा। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में डिफरेंस सुन लो। एनाबोलिक स्टेप का मतलब होता है जब कोई भी चीज को बनाया जाए और उस चीज को बनाने में क्या लगे? एनर्जी लगे, दिस इज कॉल्ड द एनाबोलिक। एंड केटाबोलिक का मतलब क्या होता है? जो चीज बनी है उसको तोड़ा जाए, दिस इज कॉल्ड द केटाबोलिक। मतलब केटाबोलिक के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है? मतलब कि जो रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स है उसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा एम्फीबोलिक पाथवे के दौरान? रेस्पिरेशन से के दौरान बनने वाले जो इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट कौन हो गया? पायरुविक एसिड हो गया। वो सेल के जो दूसरे प्रोसेस है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, उसको करवाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका कैसा पाथवे? एम्फीबोलिक पाथवे। दूसरा, ये जो प्रोसेस होता है बच्चा, ये कैसा प्रोसेस है आपका? एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है?
एक्सर्गोनिक प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी चीज के टूटने पर, किसी भी चीज के टूटने पर, ठीक है, किसी भी चीज के क्या हो, किसी भी चीज के, एक मिनट रुक जाओ, किसी भी चीज के टूटने पर क्या हो बच्चों, एनर्जी रिलीज हो, दिस प्रोसेस कॉल्ड द एक्सर्गोनिक प्रोसेस। जैसे कि बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कार्बन कार्बन बॉन्ड का थ्रू द ऑक्सीडेशन ब्रेकिंग हो रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सर्गोनिक प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसको समझ लो। यहाँ बोल रहा है द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज, ऐसे कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज किए जाएं, द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्टेट। क्या कहलाता है बच्चों, वो रेस्पिरेटरी सबस्टेट कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑक्सीडाइज किए जाते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए, लेकिन बट कभी कभी जो है प्रोटीन्स को, फैट को, इवन ऑर्गेनिक एसिड्स को, ऑर्गेनिक एसिड कौन हो जाएगा आपका, मैलिक एसिड, इवन ऑर्गेनिक एसिड मतलब कि मैलिक एसिड कैन बी used as respiratory substances in some plants under the certain condition. During oxidation, ऑक्सीडेशन के दौरान सेल के अंदर एंड ऑल द एनर्जी कंटेंट इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है वो सब कंटेंट होती है किसके अंदर, आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर, इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल, ये फ्रीली घूमती नहीं है, और इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है, ये सिंगल स्टेप में भी नहीं होती है। इट इज रिलीज इन अ सीरीज, ये किसको रिलीज किया जाता है, किसके अंदर, सीरीज में, स्लो स्टेप वाइज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है इसको किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। एंड इसको क्या किया जाएगा, इट इज ट्रैप्ड इन केमिकल एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसकी फॉर्म में रिलीज यूज किया जाता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, अगला देखो, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इज इन रेस्पिरेशन इज नॉट, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट द एनर्जी इज रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हो रही है किसके दौरान, ऑक्सीडेशन के दौरान, इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में, इज नॉट यूज डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, बट इट इज यूज इन सिंथेसाइज एटीपी, इसकी फॉर्म में यूज करते हैं बच्चों इसको, सिंथेसाइज्ड एटीपी की यूज में, सिंथेसाइज्ड एटीपी की फॉर्म में यूज करते हैं, विच इज ब्रेकन डाउन, ठीक है, जिसको तोड़ा जाता है, विच इज ब्रेकन डाउन, ठीक है, वेन एवर एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज, मैंने आपको बताया था, विच इज ब्रेकन डाउन is broken down whenever energy release, energy to be utilized, ठीक है। hence ATP, देखो लिखा आ गया hence, इसलिए जो ATP होता है वो एक्ट करता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या करता है बच्चों, इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, ठीक है, इस एनर्जी को किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा इन ATP, is utilized in various energy requiring process, this energy trap in ATP is utilized in various energy requiring process of organism, किसमें, organism के, and a carbon skeleton produced during the respiration is a precursor of biosynthetic। देखो आप यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको बताया हूँ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ बच्चों, आप ये देख लीजिए, मैं फिर से दोबारा पढ़वाता हूँ क्या लिखा हुआ है, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से पढ़ो, एंड एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये बात आप मान चुके हो कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल का। दूसरा, एनर्जी को ट्रैप किया जा रहा है इन एटीपी में, और उसको यूटिलाइज किया जाएगा वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस किया गया है, कार्बन स्केलेटन कौन हो गया, पायरुविक एसिड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान उसको यूज किया जाता है एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। देखो एक एक लाइन एनसीईआरटी का एक एक वर्ड में आपको क्लियर करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी को अपने पास रखिएगा, अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, मैंने आपको सारी एनसीईआरटी की लाइन को कवर करवाया है, ठीक है। बच्चों एनसीईआरटी जो है एक सवाल पूछ रही है हम सबसे कि डू प्लांट ब्रेथ, क्या प्लांट जो है आपके ब्रेथिंग करते हैं। अच्छा, आप भी कहोगे कि सर ये एनसीईआरटी कैसा वाहियात सवाल पूछ रही है कि प्लांट कैसे ब्रेथ कर सकता है, प्लांट के पास तो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही नहीं है, प्लांट के पास तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग करे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ बच्चों, प्लांट जो है वो भी ब्रीदिंग करते हैं। वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं बच्चों, इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर। तो बच्चों आपको मैं बताऊं, आपको प्लांट जो होता है वो भी क्या करता है, आपका ब्रीदिंग करेगा। लेकिन प्लांट ब्रीदिंग कैसे करता है, वो अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्लांट के पास किसी प्रकार से कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं बच्चों, इसके पास स्टोमेटा होते हैं, साथ के साथ इसके पास क्या होता है बच्चों, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स जनरली
उन जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेंटिसेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि बार्क हो गया, जो पेड़ होता है उसके अंदर जो आपका ट्रंक होता है, ट्रंक के अंदर आपको लेंटिसेल्स दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा जो ट्रंक होता है बच्चों, उसके अंदर आपको माइन्यूट माइन्यूट से पोर दिखाई देते हैं, एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है जिसकी मदद से क्या होता है आपका लेंटिसेल्स आपको वहां पे प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर सकता है। तो मैं आपसे कहूं प्लांट जो होता है वो ब्रीदिंग करेगा, बिल्कुल करेगा। प्लांट जो होता है, प्लांट जो होगा बच्चों आपका वो क्या शो करता है, वो भी ब्रीदिंग करता है। तो प्लांट आल्सो, प्लांट क्या करता है बच्चों, प्लांट आल्सो ब्रीथ, प्लांट भी क्या करता है, प्लांट आल्सो ब्रीथ, ब्रीथ करेगा। प्लांट भी क्या करेगा बच्चों आपका ब्रीदिंग करता है, राइट। अब प्लांट ब्रीदिंग कैसे करता है, तो प्लांट ब्रीदिंग करेगा बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। किसकी मदद से करेगा, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा की मदद से करता है। स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स जो होते हैं इसकी मदद से प्लांट क्या करते हैं बच्चों, ब्रीदिंग करते हैं। स्टोमेटा आपने देखा होगा कि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। अभी तो आपका चैप्टर हट गया है ट्रांसपोर्टेंट प्लांट, उसके अंदर हम लोग पहले स्टोमेटा को भी डिटेल में पढ़ते थे, लेकिन अब जो है उस चीज को हट गया है, तो हम लोग स्टोमेटा को भी हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ाते थे। लेकिन अभी हम बात करते हैं जनरली, तो प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स जो है बच्चों, इन दोनों की मदद से करता है आपका रेस्पिरेशन करता है। अच्छा, प्लांट के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, दे हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, प्लांट के पास नहीं है, क्या नहीं है, दे हैव नो specialized organ for breathing। ब्रीदिंग के लिए प्लांट के पास किसी प्रकार से कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, क्योंकि प्लांट की जितनी भी जो सेल्स हैं ये सब कैसे होते हैं, क्लोजली अटैच्ड होती है। प्लांट की सारी सेल्स कैसी होती हैं, क्लोजली अटैच्ड होती हैं। होल सेल्स आर क्लोजली अटैच्ड, सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी बच्चों, क्लोजली अटैच्ड होती हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं बच्चों प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये है कि जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी चीजें, जितने भी प्लांट के जो पार्ट्स है, होल पार्ट्स जो होता है वो लेबर ऑफ डिवीजन क्या करता है, हर एक पार्ट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डूइंग रेस्पिरेशन इटसेल्फ, वो क्या करते हैं, खुद की मदद से, खुद की मदद से करते हैं बच्चों, जितने भी पार्ट्स है प्लांट के वो सब क्या करेंगे, आपके रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो प्लांट आल्सो क्या करता है, प्लांट ब्रीदिंग करता है। अब प्लांट के पास जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है वो कौन है बच्चों, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स है। दूसरा ये क्या करता है बच्चों, दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड, इसके पास किसी प्रकार से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और फॉर ब्रीदिंग के लिए दो प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उसकी जो सेल्स होती हैं आपस में एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होती हैं। दूसरा प्लांट जो होता है बच्चों क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है खुद से क्या करेगा बच्चों, रेस्पिरेशन शो करता है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, एनसीईआरटी कहती है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी भी डायरेक्ट नहीं दे रही है। यस प्लांट, यस उनको पता है कि प्लांट जो होता है वो क्या करता है बच्चों, ब्रीदिंग करता है, क्या करेगा, ब्रीदिंग करेगा। यस प्लांट जो होगा वो क्या करेगा बच्चों, यस द प्लांट रिक्वायर, प्लांट को भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स जो होते हैं बच्चों मैक्सिमम वो क्या शो करते हैं, आपका रेस्पिरेशन शो करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट जो होता है वो भी क्या करता है, CO2 को कंज्यूम करता है। CO2 के साथ साथ उसको भी क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। दिन के समय तो प्लांट जो होते हैं बच्चों वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और CO2 ले लेते हैं, लेकिन रात के समय प्लांट भी करता है बच्चों, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। लेकिन कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जो आपके 24 हार्स आपके क्या करते रहते हैं बच्चों, ऑक्सीजन कंज्यूम, ऑक्सीजन जो होते हैं वो देते रहते हैं। ऑक्सीजन क्या करते रहते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं, CO2 लेते रहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, उसको भी किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2, वो भी क्या रिलीज करते हैं बच्चों, CO2 को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं बच्चों, CO2 को रिलीज करते हैं। प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट के पास क्या है, सिस्टम है जिसकी वजह से क्या कर सकता है वो ऑक्सीजन को ले सकता है।
प्लांट अनलाइक एनिमल, प्लांट के पास एनिमल के जैसे हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इसके पास एनिमल के जैसे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। किसके लिए बच्चों? गैसियस एक्सचेंज के लिए। कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्लांट के पास आपको गैसियस एक्सचेंज के लिए देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? इसके पास प्रेजेंट है स्टोमेटा, इसके पास क्या प्रेजेंट है? लेंटिसेल्स। इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए प्लांट के पास स्टोमेटा और लेंटिसेल्स देखने को मिलते हैं। सेवरल रीजन व्हाई प्लांट कैन गेट, काफी सारे रीजन हैं क्यों प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यों प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है, या प्लांट जो है बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कैसे रेस्पिरेशन करता है। पहला क्या कह रहा है? पहला रीजन देखिए, पहला रीजन क्या कहता है बच्चों? पहले रीजन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए, फर्स्ट ईच प्लांट पार्ट, हर प्लांट पार्ट क्या करता है बच्चों? खुद की केयर करता है। हर प्लांट पार्ट क्या करेगा? खुद की केयर करेगा। किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। हर प्लांट पार्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड, क्या करता है बच्चों? खुद की केयर करता है गैस एक्सचेंज नीड को पूरा करने के लिए। इसके पास क्या होता है? बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग तो रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। लेकिन प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम? प्लांट के साथ सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों? प्लांट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसको शॉर्ट डिस्टेंस पर क्या करना है? आपका गैस को ट्रांसपोर्ट करना है। क्यों? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो क्या होगा कि प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन कोर्स कर रहा है, इसलिए इसको ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज करवाने की नीड नहीं पड़ती है, इसको कम एक्सचेंज करवाने में भी काम चल जाता है। तो इसकी क्या बोल रहा है? वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसके पास क्या है? बहुत कम साधन है किसको? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फॉर वन पार्ट ऑफ द अनदर, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। क्या कह रहा है? पहली पॉइंट एनसीईआरटी बताती है कि प्लांट जो होता है उसका हर एक पार्ट खुद की केयर करता है, उसको किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट, मैंने आपको बताया प्लांट जो होता है वो ज्यादा डिमांड नहीं करता है। किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड, प्लांट क्या नहीं करते हैं? ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं। किसकी? गैसियस एक्सचेंज की ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो इसकी रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं। इसका जो रूट होता है, इसका जो स्टेम होता है, लीव्स होता है, रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन द एनिमल्स, ठीक है। इसकी जो रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं ये एनिमल्स से कम ही क्या करती हैं बच्चों? रेस्पिरेशन करने का काम करती है। मतलब कि एनिमल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन कोर्स करते हैं, जबकि प्लांट आपकी बहुत कम गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्लांट जो होगा वो एनिमल के कंपेरिजन में कम रेस्पिरेशन कोर्स करता है, ठीक है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सबसे ज्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज करेगा। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही क्या होगा? उसको CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को? CO2 की रिक्वायरमेंट होती है गैसेस एक्सचेंज के दौरान। ईच लीफ इज वेल एडेप्टेड टू टेक केयर, हर एक लीफ जो होती है उसकी कैसी है? वेल एडेप्टेड है केयर करने के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड, किस पीरियड में? फोटोसिंथेसिस के पीरियड में, ठीक है। व्हेन सेल फोटोसिंथेसिस, जब सेल फोटोसिंथेसिस कोच करती है, जब सेल क्या करेगी बच्चों? फोटोसिंथेसिस कोच करती है। द सेल्स फोटोसिंथेसिस अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान तो बच्चों क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, क्योंकि प्लांट जो होता है, प्लांट बच्चों आपका रात के समय में ही क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन को लेगा। दिन के समय में बहुत कम ऑक्सीजन की डिमांड करता है। नेग्लिजिबल मान लो, बहुत कम मान लो, तो दोनों ही आपकी देखने को मिल सकते हैं। इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है विद इन द सेल ऑफ ऑक्सीजन रिलीव विद इन द सेल। थर्ड, ये तो बात हो गई सेकंड की। तो आपको आई होप सो कि यहां तक समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, राइट। दूसरा बोल रहा है प्लांट के पास किसी प्रकार से कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए। इसके पास क्या होते हैं? कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे स्टोमेटा हो गया, लेंटिसेल्स प्रेजेंट हो गए, यही इसके पास प्रेजेंट होते हैं। फिर बोल रहा है कि कैसा रह सकता है, तो इसके पास सबसे पहली चीज बताएं कि इसके पास हर एक पार्ट का जो ऑर्गन, हर एक पार्ट जो होता है वो क्या करता है? खुद से ही एक्सचेंज करता है, किसका? गैसेस एक्सचेंज करेगा। लेकिन प्लांट जो होता है वो कभी भी ग्रेट डिमांड क्या नहीं करता है? कोज नहीं करता है किसकी? गैसेस एक्सचेंज की, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव जो होती हैं बच्चों, वही क्या करती हैं बच्चों? इसमें गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं बच्चों, इसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव जो होती है एनिमल के जैसे कभी भी आपका ज्यादा डिमांड कोज नहीं करेंगी। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान लार्ज नंबर ऑफ गैसेस, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होता है वही एक्सचेंज होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की डिमांड ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड,
डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट, डिस्टेंस होती है गैसेस के बीच में, मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज, वो कैसा होगा बच्चों, दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज, ठीक है। बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट, ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द डिस्टेंस दैट गैसेस, जो गैसेस का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिफ्यूज इवन इन लार्ज, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बल्कि प्लांट के अंदर बहुत कम होगा, ठीक है। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लांट की हर एक सेल जो होती है बच्चों, वो बिल्कुल क्लोज होती है टू द सरफेस ऑफ द प्लांट, इससे प्लांट की सतह से, ठीक है। ये सही बात है लीव्स के लिए, आप पूछ भी सकते हो, बट व्हाट अबाउट थिक वुड स्टेम, ये तो हो गया किसके लिए कि भाई सर आपने बता दिया कि लीव्स में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन स्टेम का क्या, वो कैसे करेगा, तो उसके पास क्या होता है, स्टेम के पास जो लिविंग सेल्स होती हैं, स्टेम्स और रूट्स के पास जो लिविंग सेल्स होती हैं, वो बिल्कुल पतली लेयर होती है, मैंने आपको बताया था लेंटिसेल्स बोलते हैं जिनको, जो कि जस्ट बीनीथ द बार्क के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। दे हैव आल्सो ओपनिंग कॉल्ड द लेंटिसेल्स, इनके पास क्या होती है, ओपनिंग्स होती है, इसको लेंटिसेल्स बोला जाता है। ये सेल्स जो होती है बच्चों कैसी होती हैं, इंटीरियर आर डेड, इनका जो इंटीरियर होता है वो डेड होता है, एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, किसमें हेल्प करती है बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, लेंटिसेल्स कैसी होती हैं, तो लेंटिसेल्स सबसे पहला पॉइंट कैसी होगी बच्चों, लेंटिसेल्स आपकी इंटरनली डेड होगी, और किसमें हेल्प करती है बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। दस मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट हैव लीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर, बहुत कम पार्ट जो होता है प्लांट का वो कांटेक्ट में होता है किसके अंदर, एयर के अंदर। दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकेजिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, ये क्यों होता है, क्योंकि पेरेन्काइमा सेल्स की कैसी पैकेजिंग होती है, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर एंड रूट्स के अंदर लूज पैकेजिंग होती है, जिसकी वजह से, जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोवाइड करेगा बच्चों, विच प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, इसके अंदर ये बोल रहा है कि प्लांट की कुछ ही जो प्लांट जो होता है उसकी कुछ ही ओपनिंग्स होती है, ज्यादा ओपनिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरा अगर बात करते हैं तो पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो लूज पैकेजिंग के साथ प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उसी वजह से क्या होता है, एयर स्पेस होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि C6H12O6, ये क्या है बच्चों, आपका ग्लूकोज है, क्या है ये, ग्लूकोज, इसमें क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रही है, वाटर निकल रहा है, और एनर्जी बाहर निकल रही है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, या तो 36 ATP और 38 ATP की फॉर्म में। ये डिपेंड करता है बच्चों शटल सिस्टम पे, दो प्रकार के शटल सिस्टम होते हैं, वो हम खुद नहीं जानते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों, द कंप्लीट कंबशन, जब ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है, ग्लूकोज का जब कंप्लीट कंबशन होगा, ग्लूकोज के कंप्लीट कंबशन से, जब ग्लूकोज का क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, विच प्रोड्यूस CO2, जो प्रोड्यूस करता है CO2 एंड H2, क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, CO2 और H2 प्रोड्यूस करेगा, एंड एट प्रोडक्ट क्या आएगा, एंड यील्ड एनर्जी, मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज अ हीट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको। अब हम बात करते हैं बच्चों प्लांट के अंदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, कितने प्रकार का रेस्पिरेशन प्लांट शो करता है। तो प्लांट के अंदर हम लोग रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं किसके बेसिस पे, तो प्लांट जो होता है उसके अंदर दो प्रकार से आपको रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो ये दो बेसिस पे आता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और दूसरा किसके बेसिस पे आएगा बच्चों, दूसरा आपका आएगा, दूसरा किसके बेसिस पे आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एंड दूसरा आएगा बच्चों किसके बेसिस पे आपका, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द गैसेस के बेसिस पे। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में दो प्रकार के आते हैं, एक आता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, एक होता है बच्चों प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द गैसेस में दो प्रकार का आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक कौन सा आएगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन आता है? तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 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 एंड फेट्स क्या होते हैं? इनके अंदर ऑक्सीडाइज होते हैं। इसके अंदर कौन होता है? प्रोटीन्स। ठीक है, फिर बात करते हैं एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एरोबिक, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनारोबिक। राइट, क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लो, अगर आपको क्लियर हो गया तो चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब बात करता हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बेसिस पे बात कर रहे हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट। देखो, सबस्ट्रेट के बेसिस पे मैंने आपको बताया दो प्रकार का रेस्पिरेशन है। सबसे पहला रेस्पिरेशन कौन आता है आपका? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन आएगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, सेल के अंदर, इसके अंदर बच्चों इनसाइड सेल, सेल के अंदर, इनसाइड सेल, सेल के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स और फीड का, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। इनके ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या करते हैं बच्चों? एज अ इंक्लूजन बॉडीज, एज अ इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? सेल के अंदर मूव करते रहते हैं। सेल के अंदर क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। सेल के अंदर मूवमेंट इन सेल, मूव करते रहेंगे, मूव इन सेल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। यही अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन की, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी पहले मुझे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बता देते हो क्या कहना चाह रहा है। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होगा इस चीज को भी समझ लो। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होगा। प्रोटीन्स का क्या होगा? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन तब होता है जब सेल जो होती है वो स्टार्व्ड, भूखी होती है, स्टार्व कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होगी? स्टार्व कंडीशन में होगी। इस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होगा वो कौन सा होगा बच्चों? आपका प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। 2 मिनट दो मुझे। अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप कंटिन्यूअसली जो खाना खाते हो, किसकी फॉर्म में खाते हो बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में खाते हो। किसकी फॉर्म में खाते हो? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में खाते हो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? अंदर जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड बनने के बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद पायरुविक एसिड जब बनेगा उसके बाद क्या होगा? आपका वो मूव करता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मूव करेगा। मूव करने के बाद क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाद मूव करने के बाद आपका क्रेब्स साइकिल चलती है, और क्रेब्स साइकिल चलने पर आपका ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरली आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले कौन टूटता है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी दिन खाना नहीं खाया, या फिर आप किसी दिन फास्टिंग पे हो, तो फास्टिंग के बाद, या फिर मैं आपसे कहूं कि आप शाम को खाना खाइए 6 बजे, उसके बाद आप अगले दिन सुबह खाना खाइए 12 बजे, तो आपको 12 से 16 से 18 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। तो 16 से 18 घंटे की फास्टिंग में के दौरान आपका क्या होता है? मशीनरी वर्क करता है। लेकिन जिस दिन आप पूरी तरीके से फास्टिंग पे, आप उस दिन कुछ नहीं खाए हो, उस दिन आपका कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं जाएगा। उस दिन क्या होगा? पेट जो होगा बच्चों ये टूटेगा। पेट टूटता है तो पेट जो होता है ये टूटेगा। पेट क्या होता है बच्चों? ये टूटता है। लेकिन ये हो गया जब आप खाना बिल्कुल भी नहीं खाए हो। अब खाना आप नहीं खा रहे हो, 3 दिन से नहीं खा रहे हो, 4 दिन से नहीं खा रहे हो, 5 दिन से नहीं खा रहे हो। अब धीरे धीरे क्या होगा? जैसे पेट पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, तब आपके अंदर जो टूटेगा वो कौन टूटता है बच्चों? प्रोटीन्स टूटता है। कौन टूटेगा? प्रोटीन्स टूटता है। जो प्रोटीन जब टूटेगा तो प्रोटीन टूटने पर क्या होगा? मतलब कि जब सेल पूरी तरीके से भूखी हो जाएगी, उसको भूख लगेगी, स्टार्व कंडीशन आएगी, जब वो कहेगी नहीं हम कुछ खा लो, तब भी आप नहीं खाओगे,
तब उस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है। जब प्रोटीन्स टूटते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग इसका, आपका अगला जो आता है, अगला आता है आपका एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गैस, गैस के बेसिस पे, गैसेस के बेसिस पे इसको देख ले। तो इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन और इसमें लिखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली आपने इसको देख लिया होगा ज्यादा अच्छे से, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। अब देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इस चीज को आप देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि ये किसकी प्रेजेंस में होगा, प्रेजेंस U2 की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। दूसरा, इसके अंदर जो एटीपी रिलीज होते हैं, जो एनर्जी मिलती है इसके अंदर, वो किसमें होगी, 38 से लेकर, मतलब 36 से लेकर 38 एटीपी इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, 36 से लेकर 38 एटीपी जो होता है बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जबकि इसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन, 2 ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। डेट मींस इसमें जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, ये इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। बच्चों इसके अंदर क्या चलता है बच्चों, आपका इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस भी रन करता है। इसके अंदर क्या रन करेगा, आपका ग्लाइकोलिसिस रन करेगा। और दूसरा इसके अंदर क्या रन करती है बच्चों, आपकी क्रेब्स साइकिल रन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से बनने वाले प्रोडक्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चलता है बच्चों, इसके अंदर लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। दूसरा इसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। कौन सा फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। 2 प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं। ज्यादातर ये फर्मेंटेशन आपको मसल्स में देखने को मिलेंगे, दोनों ही मसल्स एंड ईस्ट के अंदर। ये जो लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है ये मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लैक्टेट फर्मेंटेशन आपको मसल के अंदर देखने को मिलता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। ईस्ट के पास क्या होता है, जैसे 13% से ज्यादा आपके पास अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, वैसे ईस्ट क्या हो जाएगा, आपका मर जाएगा। लेकिन तो और क्या होगा बच्चों, इसमें ग्लाइकोलिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस होती है बच्चों, ये ग्लाइकोलिसिस कभी भी आपके ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यही इसके अंदर है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम पेश कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा। ठीक है, अच्छे समझिएगा। आपके लिए मैं पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं बच्चों में आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है इस चैप्टर के अंदर, पढ़ने क्या वाले हैं। तो ऐसे देखिए, देखो बच्चों, ये मैंने बता दिया आपकी सेल, और इस सेल के अंदर मैंने बना दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैं बना रहा हूं बच्चों आपका इनर मेम्ब्रेन। ये क्या बना दी मैंने, इनर मेम्ब्रेन बना दी, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अब देखना, अब समझते हुए चलना, ये सेल है, मैं लिख भी देता हूं, ये सेल है पूरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है, ये क्रिस्टे है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया है। अब देखो बच्चों, आप क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हो। क्या करते हो बच्चों, आप कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हो। किसको खा रहे हो बच्चों, आप कार्बोहाइड्रेट्स को खा रहे हो, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हो। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए, कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए। कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा बच्चों टूटेगा, किसमें टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट्स टूटेगा आपका ग्लूकोज में। किसमें टूट रहा है बच्चों, ग्लूकोज में टूट रहा है। ग्लूकोज के कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है बच्चों, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब जब ग्लूकोज में टूटेगा तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है बच्चों, ये पायरुविक एसिड बना रहा है। कौन सा एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाता है।
क्या बनाएगा बच्चों, पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है सर, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड में क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन के। पायरुविक एसिड के दौरान होने वाला काम होगा, क्या क्या होगा, एक तो पायरुविक एसिड के दौरान क्या क्या होगा बच्चों, पायरुविक एसिड के दौरान एक तो आपका एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा और एटीपी का यूटिलाइजेशन भी होगा, दोनों होंगे। यूटिलाइजेशन भी होगा, यूटिलाइजेशन भी होगा और फॉर्मेशन भी होगा, दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या होता है, NADH प्लस H प्लस का भी फॉर्मेशन होता है, NADH प्लस H प्लस का भी फॉर्मेशन होता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इस चीज को लेकर मैं बोलना चाहता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन अवेबिलिटी। ऑक्सीजन चाहे प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन चाहे एब्सेंट हो, इसके ऊपर कभी भी आपका डिपेंडेंट नहीं होता है। कौन ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर जो साइकिल रन कर रही है, यहाँ पर जो साइकिल रन कर रही है वो कौन सी रन कर रही है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस रन कर रहा है। कौन सा रन कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस रन कर रहा है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है बच्चों कभी भी आपका क्या नहीं करता है, डिपेंडेंट नहीं होता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये आपका पायरुविक एसिड जो बना है, कौन जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, एंटर कर रहा है, ये पायरुविक एसिड मूव करता है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इसमें एक चीज और सुन लो बच्चों, जो आपका ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या कहला रहा है आपका, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा रीजन क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, वो भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जहां पर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर क्या है बच्चों, साइटोसोल के अंदर ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होंगे, ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, राइट। ऑर्गेनल क्या होते हैं यहाँ पर, एब्सेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोसोल। अब देखो आपका क्या कर गया, पायरुविक एसिड एंटर कर गया। पायरुविक एसिड कहाँ एंटर कर गया, ये पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड जो है बच्चों ये एंटर कर गया। पायरुविक एसिड जैसे ही एंटर करेगा तो पायरुविक एसिड के एंटर करने पर क्या होता है बच्चों, पायरुविक एसिड के एंटर करने पर क्या होगा, इस चीज को समझो। पायरुविक एसिड के एंटर करने पर देखिए सबसे पहले CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होगा आपका, CO2 रिलीज होगा। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है, NAD प्लस का, किसके फॉर्म में, NADH प्लस H प्लस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगा, NAD प्लस का NADH प्लस H प्लस की फॉर्म में रिडक्शन होता है। ये जो रिडक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट मींस इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास प्रोसेस चलता है वो चलता है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा प्रोसेस चलेगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन चलेगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और साथ के साथ NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, अब देखो इसमें ये कितने कार्बन का है बच्चों, 3 कार्बन का है। इसके साथ इस लिंक रिएक्शन मतलब इस वाली रिएक्शन के अंदर कोएंजाइम ए आकर बाइंड अप करता है। कौन आकर बाइंड अप करेगा, कोएंजाइम ए आकर बाइंड अप करेगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल को ए बनता है, क्या बनेगा, एसिटाइल को ए बनता है। और इस पूरी की पूरी रिएक्शन को, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को छोड़ो, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कौन सी रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये लिंक रिएक्शन। और यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो कौन सा है, पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखने को मिलता है। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यदि समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे इसके अंदर बढ़ो, ये बढ़ गए, इसको मैंने कॉपी कर लिया। देखो अगला देखो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड, ये ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है, गुड गुड। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं इन सब चीजों को हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ठीक है, ये तो रिक्वायर्ड है। हम्म, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या होगा बच्चों, ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये एंटर करता है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। किसके अंदर एंटर करेगा ये,
क्रेब्स साइकिल के अंदर, इसके अंदर एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल। अच्छा ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है सर, ये तो बता दो। हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, ये कहाँ चल रहा है बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर चल रहा है। कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर रन कर रहा है। यहाँ पे नहीं है, ये मैट्रिक्स है। अच्छा ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। क्या कहलाता है ये, मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखो इसके दौरान क्या क्या हो रहा है, तो इसके दौरान देखो जब आपका क्रेब्स साइकिल रन कर रहा है, क्रेब्स साइकिल रन कर रहा है, तो क्रेब्स साइकिल के साथ 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल, 2 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। साथ के साथ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ATP मतलब कि GTP फॉर्म हो रहा है। और क्या होगा बच्चों, और यहाँ पर NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। 2 होते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन की मदद से, और एक होगा नॉर्मली, और एक किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया, फिर से समझो एक बार और। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चली, जिसकी वजह से पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन होने की वजह से पायरुविक एसिड बनता है। इसके दौरान ATP NADPH प्लस H प्लस NADH प्लस H प्लस, ठीक है, इसमें ATP का यूटिलाइजेशन भी होगा और फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस चल रही है इसके अंदर किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन चाहे प्रेजेंट हो चाहे ना हो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये वाला पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है बच्चों, साइटोप्लाज्म में आपके साइटोसोल प्रेजेंट है, ऑर्गेनल। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये जो पायरुविक एसिड है ये एंटर कर गया। पायरुविक एसिड जैसे एंटर कर गया वैसे क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बना तो कैसे बना, क्योंकि पायरुविक एसिड के साथ कौन आकर बाइंड अप कर गया बच्चों, कोएंजाइम ए आकर बाइंड अप कर गया। किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन निकल गया, CO2 निकल गया। NADH से क्या बन गया, NADH प्लस H प्लस। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर गया किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकाल दिए, ATP GTP निकाल दिया, NADH प्लस H प्लस निकाल दिया, साथ के साथ FADH2 निकाल दिया। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जितने भी चाहे ग्लाइकोलिसिस में हो, है ना, ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला क्या, NADH प्लस H प्लस। उसके बाद आपका लिंक रिएक्शन से बनने वाला, लिंक रिएक्शन के दौरान बनने वाला क्या, NADH प्लस H प्लस। साथ के साथ अगर बात करते हैं तो क्रेब्स साइकिल से बनने वाले 2 कंपाउंड कौन कौन से, एक है NADH प्लस H प्लस एंड FADH2। ठीक है, ये कहाँ एंटर कर जाते हैं, ये देखो ये कहाँ पर एंटर कर जाएंगे बच्चों, तो देखना ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, राइट। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई आपकी, इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये कौन सा हो गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे बच्चों, ये सारे के सारे ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब कहाँ एंटर कर जाएंगे बच्चों, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। जहां पर जाकर क्या चल रहा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन कर रहा होगा। क्या रन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन कर रहा होगा। और इसी की बदौलत क्या फॉर्म होता है बच्चों, ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को आगे बढ़ोगे। इस चैप्टर के अंदर इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक, चलो एनसीईआरटी देख लो। इसके बाद आज का जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं। एनसीईआरटी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ तक पढ़ लिया था, इसको भी देख लो। If this energy is to be utilized, sorry, if this energy is to be useful to the cell, यदि एनर्जी जो होती है वो यूजफुल है सेल के लिए, तो इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इनटू द सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स। तो उसको क्या कर लिया जाता है, उसको क्या कर लिया जाएगा बच्चों, उसको यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए, सिंथेसाइज करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, the strategy is that the plant cell use its catabolize the glucose, ठीक है, करता है बच्चों, ब्रेक डाउन करता है किसका, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का इन सच अ वे दैट नॉट, ताकि सारी की सारी एनर्जी रिलीज ना हो। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बच्चों, इसके अंदर देखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाएगा जिस तरीके से उसमें से एनर्जी एक साथ रिलीज ना हो। क्या होना हो, एनर्जी एक साथ रिलीज ना हो। यदि एनर्जी एक साथ रिलीज होती है तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। क्या होगा बच्चों, हीट जनरेट होगी। हमको हीट जनरेट नहीं करवानी है, हमको एनर्जी को यूटिलाइज करना है। किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। तो हमको एनर्जी को धीरे 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 क्या करना पड़ेगा,
आपका धीरे धीरे एनर्जी को यूटिलाइज करवाना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है not all the liberated energy goes out as a heat. He is to oxidize, इसमें क्या होता है ग्लूकोज के प्रोडक्शन को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, not in one step, इसमें एक स्टेप में नहीं but in several small steps, enabling step to be just large enough such that the energy release can be coupled to the ATP synthesis. How it is done? Essential the story of respiration. ये क्या है स्टोरी रेस्पिरेशन की? The process of respiration, during the process of respiration के इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है। ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? यूटिलाइज किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को रिलीज किया जाता है। किसको? CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को रिलीज करते हैं एज अ प्रोडक्ट। द कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन रिक्वायर, जो कंबशन, जब भी कंबशन करना होता है ग्लूकोज का या किसी भी चीज का, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट some cell life where oxygen may or may not be available, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ऑक्सीजन चाहे प्रेजेंट हो चाहे ना हो। Can you think of such situation and organism where oxygen is not available? तो कौन हो जाएगा आपका? anaerobic organism. There are sufficient reason to believe that the first cell, जो सबसे पहली जो सेल आई प्लेनेट के ऊपर, जो फर्स्ट सेल आई प्लेनेट के ऊपर is in the atmosphere that lacked oxygen. तब क्या था? ऑक्सीजन की कमी थी। Even among present day living organism, काफी सारे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म है, we know several that are adapted to anaerobic condition, जो कि अडॉप्ट करते हैं किसके अंदर? एनारोबिक कंडीशन के अंदर। Some of these organisms are facultative anaerobes. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? facultative anaerobes होते हैं, while in others the requirement of anaerobic conditions is obligate. ठीक है। In any case, all living organisms reaction thus enzymatic machinery to partially oxidize glucose, ये क्या करता है बच्चों? ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पायरुविक एसिड, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड मदद से। दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है बच्चों? ये ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने सब सारी चीजें समझ ली हैं, ठीक। तो यहाँ पर खत्म करते हैं आपके इस चैप्टर की, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या देखी? सबसे पहले हमने देखा रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एंड फिर हमने देखा ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो आपको अकेड एक्सेल मतलब कि हम लोग जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबसे पहले तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी एक तो PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूसरा माइनर टेस्ट, जो आपके माइनर टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चैप्टर वाइज CRE, मतलब कि हर एक चैप्टर के बाद आपको एक CRE मिलेगी, ठीक है। लेक्चर वाइज असाइनमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब कि हर लेक्चर के बाद आपको CRE देखने को मिलता है, मेजर टेस्ट है और PYQ के वीडियो सोल्यूशन ये हमको आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर 1 है समझ आया होगा एंड पढ़ने में मजा आएगा। थैंक यू। इसी तरीके से बने रहिएगा बच्चों एकेड एक्सेल के इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।